हेलो बच्चों, नमस्कार। RKS मैथ्स की कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत। तो आज की कक्षा में हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं और ये टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों में जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रति बहुत ही ये असमंजस रहता है कि वो सीख नहीं पाएंगे, उनसे वाक्य नहीं हो पाएंगे। तो आज मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगा और ये पूरी तरह आपके मन से भय निकालने की कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम जो है बहुत आसानी से सीख सकते हैं और इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है कि आप इसको नहीं सीख सकें। बस थोड़ी सी कुछ मैं चीज़ें कहूँगा कि आप पहले अगर जान लें तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की चीज़ों के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, और ये चीज़ है बच्चों टेंस की आधारभूत पहचान, या आपको टेंस के बारे में कम से कम आधारभूत ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो ये टेबल दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनमें प्रत्येक में ये जो है वो 4 प्रकार की एक्टिविटी होती है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो इनमें किस प्रकार से कार्य होता है, यानी टेंस में हम क्रिया वाले वाक्य पढ़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कार्य होता है, यानी जैसे मैं पढ़ता हूँ और कंटिन्यूअस में मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये जो है आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए और इसके बारे में कंप्लीट टेंस चार्ट का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप यदि उस वीडियो को देखेंगे तो ये पाएंगे कि मैंने टेंस के किसी भी हिस्से को वहाँ पर जो अनछुआ नहीं छोड़ा है। मैंने हर पहलू को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और आप उसको ज़रूर देखें। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि ये कुछ प्रारंभिक चीज़ें आपको लर्न होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है आपके टेंस की वर्ब्स। तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं ये पूरी लिस्ट जो है पूरे 12 टेंसेस की। तो यहाँ बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब्स ये है, जैसे इसकी पैसिव वॉइस की वर्ब ये। तो बच्चों आप ये जान लें कि टेंस के अंदर एक्टिव पैसिव दोनों ही आते हैं, तो आपको दोनों की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वाक्य होता है वो पूरी तरह इंग्लिश में होता है। यदि आप उसका टेंस नहीं पहचान पाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप इन 12 टेंसेस के वर्ब्स जो है वो अच्छी तरह नोट कर लें ताकि आपको दिया गया टेंस जो वो पहचान में आए और उसके तरीके से जो उसके अनुसार ही आप जो परिवर्तन सीख सकते हैं। तो ये 12 टेंसेस के वर्ब्स मैं आपको कहूँगा कि कम से कम 12 बार लिख करके याद कीजिए और प्रत्येक की स्पेलिंग जो टेंस की आपको याद होनी चाहिए और ये वर्ब्स पूरी तरह याद होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेगमेंट पर। तो अब हम पहले ये जानें कि आखिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है और इसका क्या महत्व है। तो पहले ये जाने बच्चों कि यहाँ जो लिखा है नरेशन, तो ये शब्द जो है नरेट से बना हुआ है। नरेट एक क्रिया होती है इससे बना हुआ है। तो इसका मतलब नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, बताना। तो यहाँ पर हो गया वर्णन। तो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन अपने यूँ कह सकते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है बच्चों जब 2 या अधिक लोगों के बीच में कोई बातचीत होती है और उस बातचीत के जो वाक्य को या कथन को हम कहे गए शब्दों में, यानी जो वक्ता ने जो शब्द कहे हम खूब उसी प्रकार से वर्णन कर दें, तो वो होता है डायरेक्ट नरेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो वक्ता ने कहा उसी के अनुसार जो है वो सर्वनाम वगैरह टेंस और उसी इसमें परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि उस बात को जब हम अपने शब्दों में बदल करके या जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बदल कर बोल दें तो वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट नरेशन की जो है वो यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, आप देख रहे हैं। तो जैसे जब किसी वक्ता कथन को उसी के शब्दों में
वह उसी समय परिप्रेक्ष्य में बताया जाए तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि जब हम उस व्यक्ति के कथन को जो है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और अपने शब्दों में बदल कर बोल दें तो वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये एक यहाँ पर मैंने जो डायरेक्ट सेंटेंस का एक जनरल सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इसको पहले आप अच्छी तरह समझें और इसके जो आसपास मैंने शब्द लिखे हैं ये आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये यदि आप नहीं जानेंगे तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो पूर्ण उससे परिचित नहीं हो पाएंगे और वाक्य हल करने में आपसे बहुत गलतियां होती रहेगी। तो मैं यहाँ कहूँगा कि आप पहले, जैसे यहाँ पर वाक्य दिया है, मोहन सेड टू अविका आई एम गोइंग टू योर विलेज नाउ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वाक्य जो दिया है इसमें दो वाक्य हैं, वैसे आप देख सकते हैं। जैसे एक वाक्य जो है वो ये है पहला, मोहन सेड टू अविका, क्योंकि इसमें एक अपनी क्रिया है। तो एक वाक्य ये हो गया, आप देख रहे हैं, यानी पहला सेंटेंस होता है जो इस छोटी कोमा से बाहर का होता है। और एक वाक्य आप देख सकते हैं कि ये वाला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो अंदर वाला वाक्य जो इन कोमास के अंदर है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो वाक्य होते हैं, ये हमेशा याद रहना चाहिए आपको। अब ये है कि जो वाक्य कोमा के बाहर होता है उसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी का मतलब हो गया परिचय देने वाला वाक्य, कि ये उन परिस्थितियों का परिचय कराता है कि बात किन लोगों के बीच में हुई, कब हुई। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि मोहन सेड, इसका मतलब मोहन कर्ता हो गया, कथन को बोलने वाला हो गया, और अविका जो है वो सुनने वाली हो गई। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि मोहन हो गया सब्जेक्ट और अविका होगी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये कहने वाला है और ये सुनने वाला है। और यहाँ जो ये वर्ब है जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये बता रही है पास्ट में है, इसका मतलब ये बात जो है वो वर्तमान की न होकर के भूतकाल की है। भूतकाल में इन दोनों में ये बातचीत हुई थी। तो इस प्रकार से ये जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो गया, इसके मुख्य तीन हिस्से हो गए। पहला इसका सब्जेक्ट होता है, हमेशा आप याद रखना चाहिए आपको कि जब भी सब्जेक्ट की बात आएगी तो वो ये होगा, और जब भी ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो ये होगा, और ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये शब्दावली जो है आपको अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए। और अब बात आती है ये जो कोमा लगे यहाँ पर, डबल कोमा लगा है यहाँ पर और ये भी यहाँ लगा है, तो आप ये देख रहे हैं ये होती है इन्वर्टेड कोमाज। तो इन्वर्ट का मतलब होता है बच्चों बंद करना। तो ये जो कोमाज है इनके बीच में एक वाक्य बंद है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्ट किया गया, स्पीच यानी कथन वक्तव्य है जो रिपोर्ट किया गया है, यानी इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी वो कथन ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कथन दिया गया, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये शब्दावली आपकी जो है बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए, आप हर हिस्से से आपको परिचय होना चाहिए कि इस डायरेक्ट सेंटेंस का जो प्रत्येक शब्द है वो क्या महत्व रखता है और यहाँ पर किस किस चीज़ को क्या क्या कहते हैं और प्रत्येक हिस्से का क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जानने वाली, ये उपरोक्त बातें जानने के बाद आप ये देखेंगे कि मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न दो बातों को सबसे पहले ध्यान में रखें। तो अगर बच्चों ये बात आप नहीं समझ पाएंगे तो ये मान लीजिए कि हर चीज़ को सीखने के कुछ की पॉइंट्स होते हैं। तो अगर वो की पॉइंट्स आपके ध्यान में रहेंगे तो की पॉइंट्स का मतलब हो गया कुंजी बिंदु, यानी जैसे कुंजी यानी ताले की चाबी होती है उससे ताला खुलता है, उसी प्रकार से यदि की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें सीखनी हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाती है। तो यहाँ पर जो की पॉइंट्स है वो दो हैं। एक तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। जैसे यहाँ आपने देखा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में था, तो इसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि अगर ये टेंस जो पास्ट में होता है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ये आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब का जब टेंस पास्ट में होता है तो क्या होता है, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस बदलता है।
तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, ये आपको जानना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है जानना, ये भी मैंने आपको बताया। फिर दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस प्रकार का है। यानी ये जो आप यहाँ पर सेंटेंस देख रहे हैं तो ये सेंटेंस किस प्रकार का है, ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रकार के वाक्य होते हैं, तो वो टेंस वाली वीडियो के प्रारंभ में मैंने जो है वो सेंटेंस के प्रकार के बारे में बताया, तो उसमें आप ज़रूर देखें। तो ये दो बातें आपकी जाननी बहुत ज़रूरी होगी, यानी एक तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जानना ज़रूरी है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का प्रकार जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब इनके क्या महत्व है वो मैंने यहाँ पर नीचे लिखे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, और दूसरी बात ये कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के आधार पर ही रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और इन्वर्टेड कोमाज में बदलाव होते हैं। यानी जब हम बदलाव करेंगे तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी, इसकी जगह जो भी हम शब्द लगाएंगे वो किसके आधार पर होता है, वो इसी सेंटेंस के आधार पर होता है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, वैसा ही शब्द हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। और जब इन्वर्टेड कोमाज को हम रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या कनेक्टिंग वर्ड लगाएंगे वो भी किस पर डिपेंड करता है, इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दो बातें जो यहाँ जानी हमने, तो ये इसके कीवर्ड्स। अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से नहीं डरना चाहिए, इसके लिए मैं आपको जब कह रहा था कि इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो वो ये चीज़ है बच्चों यहाँ पर कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कुल 5 ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आपको इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये 5 परिवर्तन यदि आप ध्यान में रख लें तो कोई कारण नहीं है कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो वो नहीं बना सकते या आपसे वाक्य नहीं हो। तो ये 5 परिवर्तन कौन से हैं, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब हम इस वाक्य में बाएं से दाएं बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये 5 परिवर्तन जो है वो हमारे सामने आते रहेंगे, बस हमें इनको पहचानना सीखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब बदलना। तो बच्चों पहला परिवर्तन जैसे आप यहाँ पर देखें कि पहला परिवर्तन ये होता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है। तो आप जब यहाँ से बढ़े आगे तो ये पहला परिवर्तन आएगा आपके सामने कि इसको हमें बदलना है। तो ये आपकी पहली बात आपको लर्न हो गई होगी। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो देखो दूसरा परिवर्तन है इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके कनेक्टिंग वर्ड लगाना, ठीक है। अब जब यहाँ से हम आगे बढ़े, यानी पहला ये हो गया, दूसरा हो गया बच्चों ये जो इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है, इनको हटा करके इनके स्थान पर क्या करना होता है, एक कनेक्टिंग वर्ड लगाना होता है। तो बाएं से दाएं चले तो पहला परिवर्तन ये हुआ और दूसरा आपके पास क्या हुआ, इन्वर्टेड कोमाज का हुआ, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, तीसरा परिवर्तन क्या होता है, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच के। तो पहले तो आप ये देखेंगे ये 2 परिवर्तन बाहर के होते हैं, ठीक है, ये इन्वर्टेड कोमाज के बाहर के 2 परिवर्तन होते हैं, और फिर ये जो आगे के 3 परिवर्तन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के इन्वर्टेड कोमाज जो होती है उसके अंदर वाले वाक्य रिपोर्टेड स्पीच के होते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो ये होते हैं बच्चों रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को बदलना, ठीक है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलना, ये कौन से प्रोनाउन होते हैं ये मैं आपको अभी टेबल बताता हूँ। तो ये है बच्चों प्रोनाउंस की एक कंप्लीट टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो प्रोनाउंस उनको 3 भागों में बांटेंगे। पहले होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आते हैं, ये आई और उसका पूरा परिवार। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, तो आई का पूरा परिवार, यानी आई, माई, मी, माई सेल्फ और माइन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप इसको इस प्रकार से याद कर लें कि बस एक सांस में बोल सकें, आई, माई, मी, माई सेल्फ, माइन। तो आई और वी और अस, अवर सेल्व्स और अवर्स। तो ये जो है वो आई और वी का जो पूरा परिवार होता है ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो ये 2 जो लाइनें होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो इसे आप अपने रजिस्टर में नोट करें, वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक करके। और फिर देखो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में केवल एक यू होता है, यू और उसका पूरा परिवार। तो जैसे यू, योर, यू, योरसेल्फ और योरसेल्व्स।
तो बच्चों योर सेल्फ जब होता है जब सामने वाला एक वचन हो तो योर सेल्फ लगाते हैं, और यदि सामने वाले सुनने वाले जब बहुत सारे हों तो योर सेल्फ्स लगाते हैं, और फिर होता है योर्स। तो ये जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन की एक ही लाइन है, ये वाली इतनी आपको याद रखना है। और फिर होते हैं ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं? ये आते हैं ही, सी, दे और इट के परिवार पूरे। तो ये भी आपको अच्छी तरह लर्न होना चाहिए, ठीक है। और अब आपको यहाँ से एक और भी बात सीखने को मिल सकती है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, मैंने आपको बताया था, उसके अनुसार बदलते हैं। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो नहीं बदलते हैं। तो ये बच्चों देखो, जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इतने थर्ड पर्सन प्रोनाउन आते हैं तो ये कभी नहीं बदलते, ठीक है। और ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब कैसे बदलते हैं इसकी टेबल में आपको बताऊंगा किस प्रकार से बदलते हैं ये। और एक इसमें थोड़ी सी चीज़ आप और ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चों आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर सन 123, तो इसको आप ऐसे समझें कि यहाँ पर ये जो नीचे वाले दे रखे हैं ये प्रोनाउन है 1, 2, 3, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन की ये 2 लाइनें हैं, सेकंड पर्सन की ये 1 लाइन है और थर्ड पर्सन की ये 4 लाइनें हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और थर्ड पर्सन एन का मतलब नो, यानी नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये सन 123, इसको आप इस प्रकार से याद रखें, ठीक है। तो ये आपको लर्न हो जाएगी कौन किसके अनुसार बदलता है। तो ये पूरी टेबल जो है वो अच्छी तरह आप अपनी कॉपी में नोट करें। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे। तो अभी हमने जिन प्रोनाउंस का जिक्र किया वो यहाँ होते हैं इस सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आई आ गया, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। तो इसके अंदर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप योर देख रहे हैं तो ये योर बदलता है, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो बदल जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमने 3 परिवर्तन सीखे बच्चों, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला हो गया रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, ठीक है। दूसरा हो गया इन्वर्टेड कोमा को रिप्लेस करके कनेक्टिंग वर्ड लगाना। और तीसरे प्रकार का परिवर्तन होता है यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को बदलना, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे परिवर्तन पर। चौथा परिवर्तन आप देख सकते हैं बच्चों, ये है यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना, यानी रिपोर्टेड स्पीच का ये जो टेंस, ये जो सेंटेंस पूरा दे रखा है, इसमें जो टेंस है उसको हम बदलेंगे। तो ये टेंस इसके अंदर जो है वो तब बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आया एम गोइंग, तो इज एम आर प्लस वर्ब में ING होती है, तो आप जानते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो इस टेंस को हम बदलेंगे। तो ये हो गया आपका चौथा परिवर्तन। और पांचवा और आखिरी परिवर्तन बच्चों हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये होता है जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जैसे समय दूरी संबंधी कोई भी चीज़ आती है, नाउ जैसे यहाँ पर आ गया, या हियर, देयर, दिस, दैट, ये आते हैं, टुडे वगैरह। तो ये सारे होते हैं समय दूरी संबंधी परिवर्तन। तो इसकी टेबल मैं आपको पूरी बता दूंगा। तो इस प्रकार से एक बार फिर आप रिपीट कर लेते हैं कि जैसे आपने देखा कि पहला परिवर्तन हो गया सेट टू को बदलना, यानी इसको रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। दूसरा परिवर्तन हो गया यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को रिप्लेस करके कनेक्टिंग वर्ड लगाना। तीसरा परिवर्तन हो गया प्रोनाउन बदलना। और चौथा परिवर्तन हो गया टेंस बदलना। और पांचवा परिवर्तन हो गया समय दूरी संबंधी परिवर्तन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब आप बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो आपके ये रास्ते में पांचों परिवर्तन क्रम से आते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह लर्न कर लें। और ये जो पूरी चीज़ें हैं आप अपने कॉपी में इनको नोट कर लें, रजिस्टर में नोट्स बना करके रख लें। तो जब हम वाक्य करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको ये सब चीज़ें जो है बहुत काम आएगी, ठीक है। तो आप इस सब चीज़ों को जो मैंने अभी आपको बताई है सब नोट करके रखें, अपने रजिस्टर में नोट कर लें। तो मैं कोशिश करूँगा कि यदि इस वीडियो में नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो इसके कुछ वाक्य जो मैं कर करके आपको बताऊँगा, पहचान बताएंगे उसमें।
और सब इन परिवर्तनों का हम जो अप्लाई करके देखेंगे कि किस प्रकार से अप्लाई होते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट भाग में चलते हैं। ये हैं बच्चों जो पहले दो परिवर्तन थे, ठीक है। तो पहला परिवर्तन जो आपके पास था ये रिपोर्टिंग वर्ब बदलना, और दूसरा था रिपोर्ट इन्वर्टेड कोमा को रिप्लेस करके और कनेक्टिंग वर्ड को लगाना। तो ये दोनों परिवर्तन हमने देखा था कि ये दोनों परिवर्तन होते हैं जो किस प्रकार से होते हैं। तो ये आप यहाँ पर देखें कि रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, तो ये कोमा शब्द बच्चों यहाँ पर आएगा। तो यहाँ जो ये फर्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच जो बच्चों कोमा इन्वर्टेड कोमाज के जो अंदर होते हैं, वो अंदर वाला वाक्य होता है उसको बोलते हैं। तो बच्चों रिपोर्टेड स्पीच में ये कई प्रकार के जो वो सेंटेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिस्ट में बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस हो सकता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और यहाँ पर WH वर्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये वाले हो सकते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। तो एक तो होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, दूसरे डोंट से शुरू होते हैं, और तीसरे प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। तो विशेषतः जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वो आदेशात्मक होते हैं, और जो डोंट से शुरू होते हैं वो निषेधात्मक होते हैं, इसमें किसी काम के न करने की एडवाइस होती है। और प्लीज काइंडली से तो आप देख ही रहे हैं कि ये होते हैं जो रिक्वेस्ट वाले होते हैं। और यहाँ पर इसके बाद जो है वो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। तो इसमें एक तो होते हैं खुशी व्यक्त करने वाले वाक्य होते हैं, और दूसरे दुख या खेद व्यक्त करने वाले वाक्य हो गए, तीसरे हो गए आश्चर्य व्यक्त करने वाले वाक्य। तो ये सभी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है वहाँ हो तो आप क्या करेंगे इसके बारे में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ पर ये जैसे आशीर्वाद देने व्यक्त करने वाले वाक्य हो गए, शुभकामना व्यक्त करने वाले वाक्य हो गए, या दुर्भावना व्यक्त करने वाले वाक्य हो गए। और एक यहाँ मैंने लिया है लेट्स से शुरू होने वाले वाक्य, लेट्स, ठीक है। लेट से नहीं, लेट वाले तो इम्पेरेटिव में आते हैं, लेट्स हो गया बच्चों ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये वाक्य जो है वो यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, तो यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इस वाक्य की बात हो रही है। तो ये वाक्य जो है वो आप देख सकते हैं कि ये वाक्य अफर्मेटिव या निगेटिव हो तो हम सैड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, टोल्ड, और इन्वर्टेड कोमा को हटा के उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार इंटरोगेटिव हो तो हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे आस्क्ड और इफ, यानी सैड टू की जगह आस्क्ड लगेगा और कोमा हटा कर क्या लगेगा, इफ लगेगा। और क्वेश्चन वर्ड हो तो आप ध्यान रखें बच्चों, यहाँ सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लगाएंगे और क्वेश्चन वर्ड ही लगाएंगे, वापिस उसका जो W है वो छोटा कर देंगे इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर, और कोई नया शब्द नहीं लगाएंगे। और ये यदि वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो आपको यदि लगे कि ऑर्डर है तो ऑर्डर लिखेंगे, आपको लगे कि ऑर्डर नहीं है तो आप आस्क्ड लिखेंगे और कोमा हटा कर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। फिर डोंट से शुरू होने वाले वाक्य जो है वो यदि आपको लगता है कि सलाह दी है तो आप एडवाइस लगाएंगे, तब तो कोमा हटा करके नोट टू लिखेंगे। लेकिन यदि आपको लगता है कि कोई मना किया गया है, कुछ मनाही की गई है, निषेध किया गया है, तो आप प्रोहिबिटेड लिखेंगे सैड टू के स्थान पर, और कोमा हटाकर सिर्फ क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। और फिर प्लीज काइंडली वाले वाक्य में आप ये रिक्वेस्टेड या प्रेड शब्द लगा सकते हैं, और प्लीज काइंडली हटा करके आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर टू लगाएंगे। तो ये टू यहाँ पर छप गया नीचे, ठीक है। तो ये टू लगाएंगे यहाँ पर आप। तो ये आप नोट करते समय ध्यान रखना बच्चों, जब आप नोट करो रजिस्टर में तो ये जो टू है वो यहाँ पर हटाकर टू शब्द जब यहाँ पर आ गया, PDF क्रिएट हुई जब। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बच्चों जो खुशी व्यक्त करने वाले वाक्य होते हैं तो हम सैड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या हैप्पीनेस, जॉय लिखें या हैप्पीनेस लिखें, लेकिन एक्सक्लेम्ड विद लिखना जरूरी है, और कोमा हटा करके दैट लगाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, ये दैट बहुत जगह काम आता है, सिर्फ ये कुछ 1, 2, 3 जगह ही है जहाँ पर कुछ अलग शब्द काम में आते हैं। फिर दुख और खेद व्यक्त करने वाले जो वाक्य होते हैं उसमें एक्सक्लेम्ड विद सोरो या रिग्रेट लिखते हैं और कोमा हटा करके दैट ही लगाएंगे।
और आश्चर्य व्यक्त करने वाले वाक्य जो है उसमें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या जो है वो एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, केवल एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के बाद एक्सक्लेम्ड नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्सक्लेम्ड और कोमा हटा के क्या लगाते हैं, दैट लगाएंगे। और इसमें व्हाट या हाउ वाले भी वाक्य होते हैं, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस बच्चों, यदि आशीर्वाद देने वाला वाक्य है तो सेड टू के स्थान पर आप ब्लेस्ड लिखें, कोमा हटा करके दैट लगाएं। और शुभकामना वाले में विश्ड या ग्रीटेड लिखें और कोमा हटा करके दैट लगाएं। और दुर्भावना व्यक्त करते हैं हम किसी के लिए, तो उसके लिए हम कर्स्ड लिखते हैं, यानी किसी के लिए जो है वो दुर्भावना व्यक्त की, हमने कोसा किसी को, तो उसके लिए कोमा हटा करके आप दैट लगाएंगे। और जो लेट्स से शुरू होते हैं, लेटस से शुरू होते हैं, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, और उसके बाद टू जरूर लिखेंगे। यहाँ पर ये टू लिखा जाता है, सैड टू के स्थान पर सैड सैड बदलता है, टू रहता है। और कोमा हटा करके बच्चों क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और दे या वी लिखेंगे और फिर शुड लिखेंगे। यहाँ पर जो है ये, तो ये यहाँ पर जो है वो यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ आ गया। तो आप ध्यान रखना बच्चों इसको, जब आप रजिस्टर में नोट करें तो ये दैट, दे या वी शुड यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट करें। तो पहले दो परिवर्तन जो है वो जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होते हैं, वो मैंने जो आपको बदलने ये बताए हैं कि इस प्रकार से बदलते हैं, तो आप इनको एक साथ लर्न कर लीजिए। अब अपने बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट और सेकंड प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो प्रोनाउन की टेबल आपको याद रहनी चाहिए। तो हमें क्या करना होता है, पहले हमें ये देखना होता है कि प्रोनाउन है कौन सी। यदि वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो मैंने वो SON वाला तरीका बताया था, वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलती है, वो बदलती है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो SON से आप याद रखें। अब ये यहाँ पर है कि प्रोनाउन का रूप कौन सा है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये जानना है, तो मैं आपको प्रोनाउन वाले टेबल पर ले जाकर के वापस बताता हूँ। यहाँ प्रोनाउन के रूप की बात करें तो आपको ये जानना है कि जैसे प्रत्येक प्रोनाउन जो तो उसके 5 रूप आपको ध्यान में रखने, जैसे आई, माई, मी, माई सेल्फ, माइन, ये 5 हो गए। तो इसका पहला जो रूप होता है वो होता है सब्जेक्ट, जिसको आप एक याद रखें, सब्जेक्ट यानी कर्ता का रूप हो गया। फिर होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी अधिकारात्मक विशेषण, यानी माई यानी मेरा, ठीक है, ये विशेषण होता है। और एक यहाँ पर 5वां रूप जो होता है ये पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, ये अधिकारात्मक सर्वनाम होता है। तो माइन यानी माइन के बाद जो है वो कोई भी नाउन नहीं लिखना पड़ता। और तीसरा रूप होता है इसका ऑब्जेक्ट यानी मी हो गया। और चौथा इसका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी माई सेल्फ यानी मैं खुद या स्वयं। तो आप इसको 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से याद रखें। यदि आपको ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह याद नहीं रहते तो लेकिन ध्यान में रखें, आपको 1, 2, 3, 4, 5 याद रखें। और एक बात अच्छी तरह ध्यान से नोट कर लें कि जिस रूप में प्रोनाउन दिया गया है, ठीक है, तो वो उसी में बदलता है। तो जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ कि जैसे हमें यहाँ पर ये आई दे रखा है, तो पहले तो हमें ये जानना है कि आई कौन से रूप में। तो आई हम देखते हैं कि आई कौन सा हो गया, आई इसका पहला रूप हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो उस सब्जेक्ट की जो पहली फॉर्म होगी, ठीक है, प्रोनाउन की, वो ही अप्लाई होगी। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर आई, तो आई आप जानते हैं कि बदलता है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए मोहन के अनुसार बदलेगा। और मोहन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ही, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया, सिंगुलर। तो इस प्रकार से आई किस में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल घबराना नहीं है कि आप ये नहीं सोचें कि आई पता नहीं इतनों में से किसी में बदल सकता है। तो ये अपने कॉलम में ही बदलते हैं, ठीक है, बाहर नहीं जाते हैं। तो आई बदलेगा तो इन इतनों में से बदलेगा, माई बदलेगा तो इन इतनों में से बदल सकता है, मी बदलेगा तो अपने कॉलम में, यानी जिस रूप में होता है उसी रूप में रहता है। दूसरा है तो दूसरी फॉर्म में आएगा, तीसरा है तो तीसरी फॉर्म में आएगा। तो जैसे मैं आपको एक और दूसरा बताता हूँ, जैसे यहाँ पर ये योर है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि योर कौन सी फॉर्म में है। और फिर चूंकि अविका यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगी, इसके अनुसार ये बदलेगा। तो आप देख सकते हैं कि योर यहाँ पर ये है, यानी योर ये सेकंड फॉर्म में हो गया। तो अविका चूंकि शी हो गई है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगी, तो योर किस में बदल जाएगा, हर में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये जान लें कि जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में प्रोनाउन बदलता है, और किसी फॉर्म में नहीं बदलता है। तो आप इनकी 1, 2, 3, 4, 5
फॉर्म आप इस प्रकार से, एक प्रकार से मैं कहूँगा कि रट लो आप, ताकि आप जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में उसको बदल सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है वो प्रोनाउन बदलने का तरीका सीखा कि किस प्रकार से प्रोनाउन का जो रूप है वो सब्जेक्ट के अनुसार उसी रूप में बदलता है। तो ये टेबल भी आप ध्यान रखें, इस प्रकार से नोट कर ले अपनी कॉपी में। और फिर आते हैं अपने टेंस चेंज पर, टेंस का परिवर्तन कैसे होगा। तो बच्चों टेंस के वर्ब्स आपको मैंने वहाँ बताए थे, आप उनको अच्छी तरह लर्न कर लो। तो फिर आप जो है वो यदि नाम के हिसाब से याद रख सकते हैं तो वहाँ कर लें, वरना रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस होता है वो यदि जैसे फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हो तो उसका आप क्या कर दें सेकंड फॉर्म में। और वो कब करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तभी ये सारे लागू होते हैं। और यदि डोंट या डजंट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो आप क्या कर देंगे, डिडंट कर देंगे। और एक यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है बच्चों से वो ये है कि यदि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, यानी डू या डज प्लस सब्जेक्ट, तो ये क्वेश्चन होता है इंटरोगेटिव, इसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म में बदल जाता है। तो ये एक, और एक मैं आपको कहूँगा कि ये दो बहुत ही जो है वो, ये दूसरा ये वाला 11वां नंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा गलतियाँ बच्चों से यही होती है, तो ये दो आप अच्छी तरह याद रखें। तो ये किस प्रकार से बदलते हैं एक एक करके पहले आप अपने रजिस्टर में इसको नोट करें, और फिर ये टेंस के परिवर्तन की टेबल जो है अच्छी तरह आप इसको देखें कौन कैसे बदलता है। तो ये जब अपने वाक्य करेंगे तो मैं आपको इनके वाक्य बना करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये पूरी चीज़ें जब अपने रजिस्टर में नोट कर लें पहले, ताकि जब हम प्रैक्टिस करें तो आपकी ये सभी चीज़ें जो है वो काम में आएगी। अब इसके बाद है बच्चों समय दूरी जो संबंधी परिवर्तन था, 5वां और आखिरी परिवर्तन। तो ये तो आपको केवल याद रखना है और समय पर ये चीज़ें आपको ध्यान में आनी चाहिए। जैसे हमने जो 5वां परिवर्तन किया था लास्ट में, तो जैसे वहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये 5वां परिवर्तन आखिरी हो गया। ठीक है, तो ये नाउ कैसे बदलता है, तो ये देखो नाउ जो है वो किस में बदल जाता है, देन में बदल जाता है। इस प्रकार से ये आपने देखा कि यदि ये शब्द होते हैं, दिस होता है तो दैट में बदल जाता है। रिपोर्ट जो डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में यदि दिस हो तो आप दैट कर दें, दीज हो तो दोज कर दें, हियर हो तो देर कर दें, नाउ हो तो देन कर दें, और इट हो तो दैट कर दें। तो ये इस प्रकार से इसको भी आप अपने रजिस्टर में नोट कर लो। तो ये सब चीज़ें जो है वो बच्चों मैंने आपको बता दी हैं, और सारे रूल्स आज जितने जो मैंने आपको लगभग सारे क्लियर करा दिए हैं। तो आप वीडियो पॉज करके एक एक करके मैं दोबारा जो इस पूरी पीडीएफ को स्क्रॉल कर देता हूँ, तो आप रोक रोक करके वीडियो को और सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट करें कि आपका 1 घंटा इसमें खर्च होता है। तो कोई बात नहीं बच्चों, आपको ये बहुत काम में आने वाली है। तो इस पूरी पीडीएफ को मैं आपके लिए एक बार फिर स्क्रॉल कर देता हूँ धीरे धीरे, ताकि आप वीडियो पॉज करके और इसके प्रत्येक सेगमेंट को अच्छी तरह नोट कर सकें। तो आप अपने रजिस्टर में ये पूरी चीज़ जो अच्छी तरह नोट कर लो, ये आपको बहुत काम आएगी जब वाक्य करेंगे, या आप चूँकि चीज़ें सीखने का मौका बार बार नहीं मिलता। और कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मैं एक बात ये कहूँगा कि बच्चों इसके 10वीं क्लास के बाद ये चीज़ें सीखने का मौका जो है बहुत ही कम मिल पाता है, क्योंकि आगे जो है बड़ी क्लासेज में जाने के बाद अपने स्टडी का एक अपना अलग प्रेशर हो जाता है, जिस कारण जो है ये चीज़ें सीखने का मौका नहीं मिल पाता है। और फिर आगे जा कर के जब कंपटीशन वगैरह में और हम जब बैठते हैं या अन्य जगह जहाँ भी हमें काम आती है ग्रामर, तो जो है वो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है आपके सामने। तो आप ये चीज़ें अभी से सीखें, और अभी कम से कम लॉकडाउन में या जो छुट्टियां चल रही है उसके अंदर आप ये चीज़ें सीखें तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इस प्रकार से ये पीडीएफ के पूरे सेक्शन जो है मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। आप इसको अपने रजिस्टर में नोट करें और मुझसे शेयर करें, ठीक है। और कोई भी इसमें किसी प्रकार की समस्या आपको आती है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, या आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप पर संपर्क करें मुझसे कि ये समस्या जब मुझे समझ में नहीं आई तो मैं आपके साथ बिल्कुल जो है वो रिस्पॉन्ड करूँगा, बिल्कुल आपकी समस्या हल करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ तक ये चीज़ें थी पूरी बच्चों। तो आज हमने जितनी चीज़ें सीखी है, तो एक बार फिर मैं आपको ये टेंस के बारे में ज़रूर कहूँगा कि ये अगर आपने नोट नहीं किया तो ये नोट करें। और
मैंने आपको कहा था कि ये 12 टेंस के वर्ब्स कम से कम 12 बार लिख करके और आप याद करें। अगर ये चीज़ें आप याद करेंगे तो आपको ये ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। और क्योंकि बाद में सीखने का जो है वो एक अपना जो एक तरीका जो है वो उतना नहीं रह पाता बच्चों, जितना इंटेंस अभी आपकी आप बच्चे हो, आपके अंदर सीखने की, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की, एसिमिलेट करने की एक अद्भुत क्षमता है, वो हमेशा नहीं रहती है। तो आप इन चीज़ों को नोट करें अच्छी तरह, ठीक है बच्चों। और इसके जो वाक्य है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप जब देखते रहिए, इन चीज़ों को सीखते रहिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।